रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसको बोलते हैं वाटरफॉल मॉडल। ओके, आप में से 80% 90% लोगों को ऑलरेडी पता होगा, लेकिन जो 20% स्टूडेंट है उनको पता नहीं होगा, तो इसके लिए हम लेते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक लाइफ साइकिल का एक पार्ट है जिसको बोलते हैं वाटरफॉल मॉडल। ओके, तो ये वाटरफॉल मॉडल क्या होता है ये देखेंगे अभी। ओके, चलो। तो अब तक हमने देखा था कि कंपनी होती है। ओके, कंपनी का स्ट्रक्चर होता है सर्विस बेस्ड कंपनी, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। ओके, तो अभी एक अज्यूम करते हैं सिनेरियो कि हम दोनों कंपनी का एग्जांपल लेते हैं, सर्विस बेस्ड कंपनी एंड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। ओके, क्या होता है इनमें, क्या नहीं होता ये समझ लेते हैं। मान लो एक सर्विस बेस्ड कंपनी है एसेंचर। ओके, एसेंचर का एग्जांपल ले रहे हैं। और एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है हमारी माई बैंक। ओके, कोई भी नाम ले सकते हैं, मैंने एक हाइपोथेटिकल नाम लिया, एसेंचर एंड माई बैंक। ओके, और दोनों को एक प्रोजेक्ट डिजाइन करना है जिसके लिए माई बैंक ने एसेंचर को कुछ पैसे देगी। ओके, और एक टाइमलाइन देगी कि 1 ईयर में हमें ये प्रोजेक्ट डेवलप करके दे दो। ओके, तो इसमें कुछ फेजेस है, कुछ फेजेस में काम चलेगा। ओके, जैसे ही दोनों का प्रोजेक्ट साइन हुआ तो एसेंचर उस पर काम करना स्टार्ट करेगी। ओके, माई बैंक से सबसे पहले माई बैंक का रिक्वायरमेंट समझना पड़ेगा हमें। ओके, माई बैंक नाम नाम की जो बैंक है उसके लिए किस तरीके का एप्लीकेशन चाहिए, उसके लिए किस तरीके का वेबसाइट चाहिए। ओके, तो सबसे पहले है गैदरिंग ऑफ रिक्वायरमेंट, ये पहला फेज होता है इसमें। ओके, गैदरिंग ऑफ रिक्वायरमेंट्स। ओके, इसमें कौन काम करता है ये समझ लेते हैं। इसमें काम करते हैं बिजनेस एनालिस्ट। कौन काम करता है, बिजनेस एनालिस्ट। इसके लिए ड्यूरेशन क्या है, 3 मंथ्स का ड्यूरेशन है। ओके, फिक्स नहीं है, हमने ये डिसाइड किया कि रिक्वायरमेंट एनालिस्ट जो पहला वाला फेज है उसके लिए हम 3 मंथ्स का टाइमलाइन देंगे। ओके, ये प्रोजेक्ट 1 ईयर का है, तो डिफरेंट डिफरेंट फेजेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइमलाइन होगा। तो सबसे पहले गैदरिंग ऑफ रिक्वायरमेंट के लिए हमने टाइम डिसाइड किया है 3 मंथ्स का। दूसरा होगा डिजाइन। ओके, डिजाइन में आर्किटेक्ट लोग काम करेंगे और इसके लिए टाइमलाइन दिया जाएगा 2 मंथ्स का। ओके, अभी आप बोलोगे सर ये टाइमलाइन आप कैसे डिसाइड कर रहे हो। ओके, तो हर एक कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। अगर कंपनी वाटरफॉल मॉडल यूज करती है तो ये क्या है, स्टेप्स है, उसकी स्टेजेस है। ओके, और ये टोटल टाइम है, एक प्रोजेक्ट डिलीवर करने का टोटल टाइम है 1 ईयर का। सबसे पहला स्टेज आता है गैदरिंग ऑफ रिक्वायरमेंट। गैदरिंग ऑफ रिक्वायरमेंट में क्या होता है, बिजनेस एनालिस्ट काम करते हैं। कौन काम करते हैं, बिजनेस एनालिस्ट काम करते हैं। और उसका टोटल ड्यूरेशन कितना है, 3 मंथ्स का ड्यूरेशन है। और सबसे पहला फेज कौन सा है, डिजाइन फेज है, डिजाइन। ओके, जिसमें आर्किटेक्ट लोग क्या करते हैं, काम करते हैं। गैदरिंग ऑफ रिक्वायरमेंट के बाद आर्किटेक्ट लोग काम करेंगे और जो भी एप्लीकेशन होगा, ओके, या वेबसाइट होगा उसका डिजाइनिंग किया जाएगा। मतलब एक प्रॉपर लेआउट क्रिएट किया जाएगा, उसके हिसाब से आगे काम चलेगा। ओके, तो आप लोग कहाँ पे काम करते हो, फेज नंबर 3 में काम करते हो जिसमें एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन होता है। ओके, अब ये इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है, UI UX डेवलपर, DBA DevOps
क्लाउड इंजीनियर्स ये काम करते सब, यूएक्स यूआई डेवलपर, डीबीए सर्वर डेवलपर्स। मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। सर्वर डेवलपर्स, क्लाउड इंजीनियर, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा, हम कंसिडर करते ये टाइम है 4 मंथ्स का। ओके, 3 स्टेजेस देखिए अभी तक हमने, गैदरिंग ऑफ रिक्वायरमेंट, डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन। सबसे ज़्यादा टाइम लग रहा है इम्प्लीमेंटेशन में। फिर फोर्थ फेज होगा जिसका नाम है वेरिफिकेशन। ओके, वेरिफिकेशन स्टेज में कौन काम करेंगे? टेस्टिंग इंजीनियर काम करेंगे। टेस्टिंग टीम काम करेगी, इंजीनियर्स काम करेंगे। यहाँ पे कितना टाइम दिया जाएगा? 2 मंथ्स का टाइम दिया जाएगा। ओके, ये क्या करेंगे? इम्प्लीमेंटेशन फेज में जो भी एप्लीकेशन इम्प्लीमेंट हुआ है उसका वेरिफिकेशन, टेस्टिंग करने का काम करेंगे कि उसमें कुछ बग है क्या, कुछ फंक्शनलिटी मिसमैच हुई है क्या। ओके, ये पूरा का पूरा काम वेरिफिकेशन में रहेगा। ओके, और सबसे लास्ट में आता है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस में कौन काम करेंगे? सपोर्ट इंजीनियर्स काम करेंगे। और यहाँ पे ड्यूरेशन दिया गया 1 मंथ्स का। ओके, तो ये से ये फेजेस है। सबसे पहले है गैदरिंग ऑफ रिक्वायरमेंट। इस फेज में क्या किया जाएगा? माई बैंक का जो भी रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट को गैदर किया जाएगा। ओके, कैसे कैसे वेबसाइट चाहिए, क्या चाहिए, हर एक चीज माई बैंक किसको बताएगी? एसेंचर को बताएगी। एसेंचर उसके ऊपर काम करेगा। सबसे पहले क्लाइंट से, ये क्लाइंट रहेगा, ये कस्टमर रहेगा किसका? एसेंचर का। इससे पूरी की पूरी रिक्वायरमेंट समझ ली जाएगी, रिक्वायरमेंट का एनालिसिस होगा, और ये पूरा का पूरा फेज चलेगा 3 मंथ्स का, जहाँ पे कोलेब्रेशन होगा माई बैंक और एसेंचर का, और ये दोनों साथ में काम करेंगे। उसके बाद फेज आता है डिजाइन फेज। कौन सा फेज आता है? डिजाइन का फेज आता है, जहाँ पे आर्किटेक्ट लोग काम करते हैं। ओके, कौन काम करते हैं? आर्किटेक्ट लोग काम करते हैं। तो इसके लिए कितना टाइम लगेगा? 2 मंथ्स का टाइम लगेगा। ओके, कितना? 2 मंथ्स का। ये पूरा का पूरा डिजाइन रेडी करेंगे, जैसे गैदरिंग ऑफ रिक्वायरमेंट उनको मिली थी, कस्टमर का रिक्वायरमेंट क्या है उस हिसाब से ये पूरा डिजाइनिंग का काम करेंगे। ओके, किस तरीके से उनका एप्लीकेशन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। ओके, ये पूरा डिजाइनिंग किया जाएगा। देन आता है इम्प्लीमेंटेशन फेज। इम्प्लीमेंटेशन फेज में क्या होगा? पूरे के पूरे एप्लीकेशन को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ओके, जो भी डिजाइन आर्किटेक्ट लोगों ने बनाया होगा, एक्चुअल इंजीनियर्स इस इम्प्लीमेंटेशन फेज में काम करेंगे और इस डिजाइन को कंप्लीट करेंगे, एप्लीकेशन को या वेबसाइट को कंप्लीट करेंगे। ओके, फिर जब वेबसाइट रेडी हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, तो टेस्टिंग टीम क्या करेगी? वेरीफाई करेगी सारी फंक्शनलिटी काम कर रही क्या, किसी फंक्शनलिटी में प्रॉब्लम तो नहीं है, प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करेंगे। ओके, और बाद में ये जाएगा मेंटेनेंस मोड में। मतलब अगर कुछ इश्यू आता है, कुछ प्रॉब्लम आता है, थोड़ा सा कुछ चेंजेस है, तो उसको मेंटेन किया जाएगा। ओके, तो ऐसे ही करके ये 5 फेजेस है। इसमें अभी किसी को डाउट है, किसी का क्वेश्चन है तो पूछो। नहीं सर। नहीं, ये आप लोगों में से सबको पता ही होगा पहले से, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जिनको आईटी के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज है, वो वाटरफॉल मॉडल एंड अजाइल एक बार गो थ्रू करते ही है। ओके, या कोई भी क्लास वाला होगा तो ये आपको बता ही देगा। तो अभी मैं यहाँ पे आपको एक चीज बोलता हूँ, बात को समझो मेरी। ये इसका वाटरफॉल मॉडल का मतलब क्या है कि वन बाय वन एक एक फेज कंप्लीट करेंगे। ओके, जहाँ पे आप, अगर आप देखते हो, तो गैजिंग ऑफ रिक्वायरमेंट में बीए बिजनेस एनालिस्ट लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे डिजाइन वाले आर्किटेक्ट लोग काम नहीं करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन में जो यूआई यूएक्स डेवलपर है, सर्वर डेवलपर है, डीबी है, डेवऑप्स है, क्लाउड इंजीनियर वाले भी काम नहीं करेंगे।
गैदरिंग ऑफ रिक्वायरमेंट जब चल रहा होगा तो ओनली एक ही टीम काम कर रही है, बाकी कोई भी काम नहीं कर रहा है। राइट? बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। ओके। तो यस क्या हो सर। रहा है, एक प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे। इस प्रोजेक्ट का टोटल टाइम ड्यूरेशन 1 ईयर का है, तो बीए बिजनेस एनालिस्ट लोगों को ओनली 3 मंथ्स का ही टाइम मिलता है अपना पूरा का पूरा काम करने के लिए। सिमिलरली डिजाइन फेज में आर्किटेक्ट लोगों को 2 मंथ्स का ही टाइम मिलता है डिजाइनिंग करने के लिए। और बाकी पूरा का पूरा जो टाइम है जिसमें बाकी इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, वो टाइम ये कुछ भी काम नहीं कर रहे। बात समझ में आ रही है? जब डिजाइनिंग फेज हो गया, फिर इम्प्लीमेंटेशन आ गया, वेरिफिकेशन आ गया, मेंटेनेंस आ गया, तब आर्किटेक्ट लोगों को कुछ काम नहीं है। एंड आप ये भी बोल सकते हो, इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद या इम्प्लीमेंटेशन होने से पहले यूएक्स डेवलपर, यूआई डेवलपर, सर्वर डेवलपर, डीबीए, डेवऑप्स इंजीनियर, इनको भी कुछ काम नहीं है। मतलब अगर आप ठीक से देखोगे इस वाटरफॉल मॉडल में क्या हो रहा है, तो कुछ समय के लिए इनके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड है, प्रेशर है काम का, ओवर बर्डन हो रहा है। और कुछ समय के लिए ये आइडियल हो रहे हैं। आइडियल मतलब कुछ भी काम नहीं है। बात समझ में आ रही है सबको मैं क्या बोल रहा हूँ? वेरिफिकेशन में आप देखोगे तो टेस्टिंग टीम 2 महीने ही काम कर रही है। बाकी के टाइम ये जब गैदरिंग ऑफ रिक्वायरमेंट हो रहा है, डिजाइन हो रहा है, इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, तब ये आइडियल हो रहे हैं। क्या हो रहा है? आइडियल हो रहे हैं। तो कंपनी का प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर आपको स्पेसिफिक टाइम में ज़्यादा बर्डन आए तो आपकी काम की क्वालिटी खराब हो जाती है। राइट? बात समझ में आ रही है? वेरिफिकेशन करने के लिए इस टीम को 2 मंथ्स का ही टाइम लगा, तो हो सकता है एप्लीकेशन ठीक से वेरीफाई ना हो। इम्प्लीमेंट करने के लिए इस टीम को 4 मंथ्स का ही टाइम दिया गया, बल्कि हमारा प्रोजेक्ट तो 1 ईयर का था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इम्प्लीमेंटेशन वाली जो टीम है हमारी, या इस फेज में जो इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, वो ओवरबर्डन हो रहे हैं, ज़्यादा लोड आ रहा है इनके पास। और बाकी टाइम पे वो आइडियल बैठ रहे हैं। ये प्रॉब्लम यहाँ पे हो रहा है। क्लियर है? समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ओके। तो इस तरीके से ये 5 फेजेस चलेंगे: गैदरिंग ऑफ रिक्वायरमेंट, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन। और कंपनी का प्रॉब्लम क्या हो रहा है? कंपनी का प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जब एसेंचर और माई बैंक दोनों ने साथ में काम किया गैदरिंग ऑफ रिक्वायरमेंट पे, किस में काम किया? गैदरिंग ऑफ रिक्वायरमेंट में। उसके बाद एसेंचर ये सारी स्टेप परफॉर्म कर रही है, तो हो सकता है हर एक स्टेज में थोड़ा थोड़ा डेविएशन हो। डेविएशन मतलब क्या है? देखो, माई बैंक ने एक्सप्लेन किया होगा कि हमें इस टाइप का, जैसे अभी आईसीआईसीआई बैंक है, हम एग्जांपल लेते हैं, आईसीआईसीआई बैंक जैसा एग्जांपल लेते हैं, तो उन्होंने दिया होगा कि हमें लॉगिन पे जैसा चाहिए, उसके अंदर के जो ऑप्शंस है, ओके, इस तरीके से ऑप्शन चाहिए, बहुत सारी चीज़ें। लोन का यहाँ पे आना चाहिए, डिपॉजिट का यहाँ पे, अकाउंट्स का यहाँ पे, पेमेंट, कार्ड, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, शॉप, जो भी है, हर एक चीज़ ऐसी उन्होंने डिस्कस की होगी। लेकिन जब एसेंचर के इंजीनियर उनके साथ काम करेंगे, एग्जैक्ट कभी नहीं होता है कि सामने वाले ने आपको चीज़ें बताई और आप 100% ग्रास्प करोगे। थोड़ा सा उसमें डेविएशन रहेगा। एग्री करते हो सब? हम ह्यूमन है, थोड़ा सा डेविएशन होता है। सामने वाले ने 10 चीजें बताई, उसमें से आप 8 कैप्चर कर पाओ, मतलब क्या है, 20% का डेविएशन हो गया। सिमिलरली जैसे बीए लोगों ने आर्किटेक्ट टीम को समझाया कि हमें ऐसा ऐसा प्रोडक्ट चाहिए, ऐसा डिजाइन चाहिए, हर एक चीज ऐसी चाहिए, तो इन्होंने भी थोड़ा थोड़ा डेविएशन किया। इम्प्लीमेंटेशन में थोड़े से चेंजेस हो गए, डेविएशन हो गया, थोड़ा वेरिफिकेशन में हुआ। और एट द एंड जब 1 साल के बाद ये माई बैंक देखेगी इस प्रोडक्ट को, ओके, उनके एप्लीकेशन को, तो वो सरप्राइज हो सकते हैं कि हमने ऐसा तो नहीं सोचा था, थोड़ा सा चेंज बोला था, ये थोड़ा इधर होना चाहिए, वो थोड़ा इधर होना चाहिए। तो ये क्या होगा, दोनों के बीच में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। एग्री करते हो आप? दोनों के बीच में क्या होगा, प्रॉब्लम होगा कि सॉफ्टवेयर जैसे डेवलप होता गया उसमें कुछ कुछ डेविएशन आते गए। डेविएशन मतलब क्या? चेंजेस आते गए, एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा अलग बनता गया सॉफ्टवेयर। इस वजह से माई बैंक का और एसेंचर का क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगा दोनों को। कैसे?
जब एसेंचर ये प्रोजेक्ट रोल आउट करने के लिए आएगी और फाइनल माई बैंक को दिखाएगी अपना प्रोडक्ट कैसे बनाए, तो माई बैंक की एक्सपेक्टेशन से वो प्रोडक्ट मैच नहीं होगा, क्योंकि माई बैंक गैदरिंग ऑफ रिक्वायरमेंट के बाद में यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं हुआ है। ओके, जब ये देखेंगे तो फिर माई बैंक क्या बोलेगा, मुझे ये चेंजेस चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, प्रोडक्ट में थोड़ा सा डिजाइन ऐसा होना चाहिए, फॉन्ट चेंजेस होने चाहिए, ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं चाहिए, यहाँ पे चाहिए, हमारा लोगो यहाँ पे दिखना चाहिए सबसे ऊपर, लोगो का साइज कम है, ज्यादा है, ऐसे बहुत प्रॉब्लम हो गए। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना मतलब क्या है, इस ड्यूरेशन को बढ़ाना। एग्री करते हो सब? मतलब 1 साल का जो हमारा प्रोजेक्ट था, उसको अभी 6 मंथ्स ड्यूरेशन बढ़ाना पड़ेगा, या 3 मंथ्स बढ़ाना पड़ेगा, या हो सकता है कि और एक 1 ईयर का ड्यूरेशन बढ़ाना पड़े, ये भी तो हो सकता है। बात समझ में आ रही है सबको? तो एसेंचर क्या बोलेगी कि आप, हमारा पहला डील होता 1 बिलियन डॉलर में, अभी जो आप चेंजेस बोल रहे हो उसके लिए और थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा हमें, 6 महीने और लगेंगे, तो $0.5 बिलियन और लगेंगे हमें। ओके, थोड़ा पैसा आपको और लगेगा। और माई बैंक बोलेगा कि हमारा बजट इतना था, हमने ऑलरेडी इतना स्पेंड किया है, और आपने प्रोडक्ट ठीक से डिजाइन नहीं किया है। इसकी वजह से क्या होता है, क्लाइंट भी खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है, और जो वेंडर या जो एसेंचर काम कर रहा है, उनका भी प्रॉब्लम हो गया कि ये थोड़े नाराज हो गए, और मार्केट में रिपुटेशन भी डाउन होता है। अगर आप किसी क्लाइंट को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हो, या क्लाइंट का जो सर्विस था वो आप ठीक से नहीं देते हो, या एप्लीकेशन डिजाइन ठीक से करके नहीं देते हो, तो क्लाइंट थोड़ा सा नाराज भी हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम होता था वाटरफॉल मॉडल में। इसमें अभी किसी को डाउट है तो बोलो, नहीं तो ये प्रॉब्लम हमने एजाइल मेथोडोलॉजी में कैसे सॉल्व किया वो देखेंगे। सर क्लियर। क्लियर है? और किसी का कुछ डाउट है? हाँ सर। और किसी का कुछ डाउट है तो बोलो। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर ये जो पूरी टोटल एक टीम है कि वो स्टेप वाइज टीम रहते हैं, जैसे 1 2 3 ऐसा? नहीं नहीं, अलग अलग टीम काम कर रही है। ओके, ये एसेंचर की टीम है, गैदरिंग ऑफ रिक्वायरमेंट के लिए अलग टीम है, डिजाइनिंग के लिए अलग टीम है, इम्प्लीमेंटेशन के लिए अलग टीम से, वेरिफिकेशन के लिए अलग टीम है, मेंटेनेंस के लिए अलग टीम है। ये डिफरेंट डिफरेंट टीम्स की बात कर रहे हैं हम, एक ही टीम नहीं है। इसलिए क्या हो रहा है, स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के लिए आप अगर यहाँ पे देखोगे, 3 मंथ्स के लिए बिजनेस एनालिस्ट लोगों को बहुत ज्यादा काम हो रहा है, ओवरबर्डन हो रहा है, कि एक पर्टिकुलर टाइम में इनको बहुत काम करना पड़ा। डिजाइन में भी क्या हुआ, 2 मंथ्स के लिए आर्किटेक्ट लोगों को बहुत काम करना पड़ा, और बाकी टाइम वो आइडियल बैठ रहे। मतलब क्या हो रहा है, कम ड्यूरेशन के लिए ज्यादा प्रेशर आ रहा है उनके पास, और जब प्रेशर आता है और टाइम कम है तो गलतियां होने के चांसेस ज्यादा है। ओके, क्या होता है, गलतियां होती है, चेंजेस होते हैं, जो एक्सपेक्टेड नहीं था वो चीजें होने लगती है, फिर क्लाइंट हैप्पी नहीं होता है। ओके, और यहाँ पे क्लाइंट का इंटरेक्शन एक ही फेज में है, गैदरिंग ऑफ रिक्वायरमेंट, उसके बाद में क्या है, क्लाइंट यहाँ पे काम नहीं कर रहा है आपके साथ। मतलब एसेंचर और माई बैंक के जो इंजीनियर्स है, सबसे पहले आप ये समझो, माई बैंक ने ये प्रोजेक्ट एसेंचर को क्यों दिया, क्या रीजन है देने का? देने का रीजन बहुत सिंपल है, कि माई बैंक को एप्लीकेशन चाहिए, प्लस माई बैंक जो कंपनी है, जो बैंक है, वो अपना खुद का आईटी का सेटअप बहुत बड़ा बनाना नहीं चाहती है। क्यों नहीं बनाना चाहती है आईटी का सेटअप बड़ा? इसका रीजन बहुत सिंपल है, अगर ये आईटी का सेटअप बनाएंगे तो इनको इंजीनियर को हायर करना है, एचआर की टीम चाहिए, मैनेजर चाहिए, आर्किटेक्ट चाहिए। तो ये क्या बोलेंगे, हम इतना पैसा अपना इन हाउस टीम पे नहीं बिल्ड करेंगे या खर्चा करेंगे, हम क्या करेंगे, अपना जो एप्लीकेशन है वो आउटसोर्स कर देंगे, एसेंचर उसको डेवलप करेंगे, हम एसेंचर को पे करेंगे, और जैसा एप्लीकेशन चाहिए वैसा डिजाइन करके लेंगे। तो एसेंचर का भी फायदा हो गया, क्योंकि एसेंचर के पास इंजीनियर है और उस इंजीनियर को काम मिल रहा है। माई बैंक का भी फायदा हो गया, क्योंकि इनको इंजीनियर्स हायर करने की जरूरत नहीं है, इन्होंने पूरा का पूरा प्रोजेक्ट क्या किया है, आउटसोर्स किया है। क्लियर? सर ये जो इम्प्लीमेंट है हाँ, उसमें क्लाउड का क्या काम रहता है? पूरा का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करना है। ओके, क्लाउड इंजीनियर्स क्या करेंगे, पूरा का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर, मान लो अगर 3 टियर आर्किटेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में हमने देखा था 3 टियर आर्किटेक्चर जो है,
उसमें जो भी सर्वर्स चाहिए, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का काम क्लाउड इंजीनियर्स करेंगे। और ये पूरा का पूरा एप्लीकेशन होगा वो क्लाउड पे होस्टेड होगा। तो मेजर रोल रहेगा यहाँ पे क्लाउड इंजीनियर्स का। इसीलिए इम्प्लीमेंटेशन फेज के लिए हमने ज़्यादा टाइम रखा है 4 मंथ्स का। ओके, एक्चुअल काम यहाँ पे हो रहा है इम्प्लीमेंटेशन फेज में। क्लियर सबको? अगर आप इसको एक एग्जाम्पल के साथ रिलेट करना चाहते हो, लाइक रियल एस्टेट का एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आपको क्या करना है, पुणे लोकेशन में एक बिल्डिंग बिल्डिंग रेडी करना है। ओके, बिल्डिंग रेडी करने के लिए क्या करते हो आप? एक प्लॉट खरीदते हो, करेक्ट? एक प्लॉट खरीदते हो। प्लॉट मतलब एक लैंड, ओके, जिसके ऊपर आपको वो बिल्डिंग खड़ी करनी है। ओके, बिल्डिंग रेडी करनी है। तो आपका इंजीनियर क्या करते हैं? आपका रिक्वायरमेंट आप डिसाइड करोगे कि वहाँ पे कितने 2 BHK रहेंगे, कितने 3 BHK रहेंगे, एमिनिटीज कहाँ पे रहेगी, ये सब आप डिसाइड करोगे। फिर वो डिसाइड करने के बाद, आपकी रिक्वायरमेंट कंसिडर करने के बाद, जो आर्किटेक्ट रहेगा वो आपको एक लेआउट देगा। ओके, एक आर्किटेक्ट प्लान देगा आपको। उस प्लान में होगा कि कहाँ पे किचन होगा, कहाँ पे बेडरूम होगा, 2 BHK का कैसे होगा, 3 BHK कैसा होगा, गेट का कैसे होगा, पार्किंग कैसी होगी। ये हो गया आपका पूरा का पूरा प्लान डिजाइन। ओके, फिर क्या करेंगे, जो एक्चुअल मिस्त्री लोग काम करेंगे वो एक एक फ्लोर को डिजाइन करेंगे। क्या करेंगे? एक एक फ्लोर को डिजाइन करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, एक्चुअल काम करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे ज्यादा काम इम्प्लीमेंटेशन फेज में रहता है। ओके, सबसे ज्यादा ड्यूरेशन भी इम्प्लीमेंटेशन फेज में ही लगता है। फिर क्या होगा? वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन मतलब जैसे किसी ने फ्लैट लिया, वो वेरीफाई करता है पानी आ रहा है, लाइट है, सारे कनेक्शन सही से है, वो हो गया वेरिफिकेशन। और बाद में उस फ्लैट का होता है मेंटेनेंस। ओके, तो रियल एस्टेट एग्जाम्पल से भी मैंने आपको बताया किस तरीके से काम होता है। लेकिन ये क्या है, वन बाय वन है। वन बाय वन मतलब क्या, यहाँ पे एक एक फेज को कंप्लीट किया जा रहा है। पहले गैदरिंग ऑफ रिक्वायरमेंट को कंप्लीट किया, फिर डिजाइन को कंप्लीट किया, फिर इम्प्लीमेंटेशन को कंप्लीट किया, फिर वेरिफिकेशन को किया, फिर मेंटेनेंस को किया। अभी यहाँ पे हमें अगर कुछ चेंज करना है तो हमें फिर से स्टार्टिंग से जाना पड़ेगा, फिर से गैदरिंग ऑफ रिक्वायरमेंट करना पड़ेगा, फिर से डिजाइन करना पड़ेगा, उस डिजाइन को फिर से इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर से वेरिफिकेशन करेंगे, फिर से मेंटेनेंस करेंगे। मतलब अगर माई बैंक ने 1 साल का टाइम दिया था इनको कि ये एप्लीकेशन हमें डिजाइन करके दे दो, लेकिन ये माई बैंक सेटिस्फाइड नहीं हुए एप्लीकेशन से या वेबसाइट से, तो ये क्या बोलती है, हमें चेंजेस करके दे दो। चेंजेस करना जब स्टार्ट करेंगे, 6 महीने का और टाइम मिलेगा, तो ये फिर से क्या करेंगे, गैदरिंग ऑफ रिक्वायरमेंट करेंगे, फिर से डिजाइन होगा, फिर से इम्प्लीमेंटेशन होगा, फिर से वेरिफिकेशन होगा, और फिर से मेंटेनेंस होगा। राइट? सबको समझ में आया? और किसी को डाउट है? बोलिए। अपने डाउट यहीं पे क्लियर कर लो, कोई भी डाउट मन में मत रखो, हर एक डाउट यहाँ पे क्लियर कर लो। ओके, घर जाने के बाद आपके पास एक ही होना चाहिए, जो यहाँ पे लिखा है उसके नोट्स बनाओ, और नोट्स बनाने के बाद उसका रिवीजन करो। ओके, वेबसाइट पे आपको ये ऑलरेडी यहाँ पे मिल जाएगा, मैं दिखाता हूँ कहाँ पे है। लर्न में चले जाओ, लर्न के क्रेडेंशियल आपको मैम शेयर करेगी एडमिशन के बाद। सर वो उसमें एक डिप्लॉयमेंट फेज भी है ना? डिप्लॉयमेंट नहीं है, डिजाइन फेज है। मेंटेनेंस के पहले। मेंटेनेंस के पहले वेरिफिकेशन है, यहाँ पे देखो, ये 5 स्टेजेस है: गैदरिंग ऑफ रिक्वायरमेंट, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, वेरिफिकेशन एंड मेंटेनेंस। इम्प्लीमेंटेशन फेज में ही डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। ओके, इम्प्लीमेंटेशन फेज में ही डिप्लॉयमेंट होता है। ओके, यहाँ पे डायग्राम भी बनाया किस तरीके से जाता है, क्या होता है। ओके, तो वेबसाइट पे आपको सारे नोट्स मिलेंगे, आप इसको फॉलो कर सकते हो। इसमें जो आप अपने तरीके से, जैसे मैंने समझाए वैसे नोट्स आपके नोटबुक में राइट कर सकते हो। ओके, वाटरफॉल मॉडल के लिए आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहेंगे कंपनी में, क्वेश्चन रहेंगे आपको अजाइल मेथोडोलॉजी के ऊपर। ओके, ये है आपका वाटरफॉल मॉडल। जो आपका डिप्लॉयमेंट होगा, डिप्लॉयमेंट विल बी इन इम्प्लीमेंटेशन फेज। यहाँ पे आपका डिप्लॉयमेंट होगा एप्लीकेशन का। चलेगा? हेलो सर। हाँ बोलिए।
अरे एक ईयर में अपन ने सब बना के दे दिया उनको, ठीक है, हाँ लेकिन लाइफ टाइम में तो उसके लिए सपोर्ट लगेगा उसको, कुछ ना कुछ, मतलब बीच में हाँ, कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, राइट, तो उसके लिए वो सिर्फ, हाँ, तो क्या करेंगे वो चलेगा बंदे? चलेगा, राइट क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन क्या है समझो, अभी सबको क्वेश्चन समझाता हूँ, पहले क्वेश्चन समझ लो। किसी का क्वेश्चन ऐसा है कि सर एप्लीकेशन डिजाइन हो गया, ओके, मान लो सक्सेसफुल भी हो गया, माई बैंक हैप्पी हो गया कि अभी अच्छे से काम करना है, या एप्लीकेशन रेडी हो गया, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं कि एप्लीकेशन हैंड ओवर किया जाता है। ओके, बाद में क्या होगा, एसेंचर के और माई बैंक के बीच में डील होगा कि एप्लीकेशन दिया है, आप हैप्पी हो, नाउ 2 साल का 3 साल का सपोर्ट चाहिए हमें। कौन बोलेगा, माई बैंक बोलेगा क्या चाहिए, 3 साल का, 5 साल का, 7 साल का, हमें क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे देखो, मान लो ये टोटल प्रोजेक्ट में जब प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट हो रहा था तो हंड्रेड्स इंजीनियर्स काम कर रहे थे, टोटल काउंट कितना था, हंड्रेड्स था। तो सपोर्ट के लिए हमें इतनी की जरूरत नहीं है, सपोर्ट के लिए ओनली 20 लोगों की ही जरूरत है, 20% ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। मतलब जिस प्रोजेक्ट को करने के लिए आपको 100 इंजीनियर लगे, माई बैंक क्या बोलेगा, अभी हमें उसका सपोर्ट भी चाहिए 7 साल के लिए, 5 साल के लिए, 3 साल के लिए, एग्रीमेंट होगा बाद में सपोर्ट का। ओके, और ये क्या करेंगे, इसमें से कुछ इंजीनियर्स क्या करेंगे, सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। मतलब एप्लीकेशन में छोटा सा कुछ चेंज करना है, कोई एरर आया, कोई बग आया, तो उसको सपोर्ट करने के लिए 20% ऑफ इंजीनियर इसी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, बाकी जो इंजीनियर्स है वो दूसरे प्रोजेक्ट पे जाएंगे। क्लियर सबको। सपोर्ट का भी पैसा माई बैंक को, एसेंचर को पे करना पड़ेगा, हर एक चीज का पैसा होता है, फ्री में नहीं है। नहीं तो जब एप्लीकेशन डिजाइन करने वाले हो तभी डिसाइड किया जाता है कि ये $1 बिलियन आपको दे रहे, उसमें इम्प्लीमेंटेशन आएगा, मतलब एप्लीकेशन का डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन और सब कुछ होगा 1 साल में, और बाकी आगे 3 साल के लिए हमें आपका सपोर्ट चाहिए। तो ये पहले डील होता है, 3 साल का सपोर्ट खत्म हुआ, फिर से आपको 3 साल का चाहिए, तो आप फिर से इनके साथ डील करोगे, एसेंचर के साथ, प्रोजेक्ट का एग्रीमेंट, प्रोजेक्ट का जो कॉस्टिंग होगा वो रिन्यूअल किया जाएगा। मान लो $1 बिलियन में पहले इन्होंने सारा प्रोजेक्ट लिया था और 3 साल का सपोर्ट लिया था, अभी आगे जाके $2 मिलियन लेंगे सपोर्ट के लिए, 10 साल के लिए लेंगे, 5 साल के लिए लेंगे, वो माई बैंक और एसेंचर के ऊपर डिपेंड करता है। या ये भी हो सकता है कि एसेंचर ने इनको सपोर्ट अच्छे से नहीं दिया, प्रॉब्लम्स हुए कुछ, तो माई बैंक क्या कर सकती है, इनका जब एग्रीमेंट खत्म होगा 3 साल का, तो टीसीएस के पास जा सकती है, नेक्स्ट लेवल पे टीसीएस काम करेगी माई बैंक के लिए। बात समझ में आई सबको। तो ये डिपेंड करेगा एग्रीमेंट कैसा है, आप सपोर्ट कैसा देते हो, क्लाइंट कितना खुश है, ओके, इसके ऊपर आगे का आपका एग्रीमेंट चलता रहेगा। एसेंचर परफेक्टली कर रही है तो माई बैंक 7 साल का भी कर सकती है एग्रीमेंट, 5 साल का भी करती है। ओके, डिपेंड कितना है, नॉर्मली 3 साल का रहता है हर एक कंपनी का एग्रीमेंट, क्योंकि प्रोजेक्ट का कंप्लीट होने में ही 2 साल लगते हैं। पहले टाइमलाइन 1 ईयर की डिसाइड होती है, लेकिन धीरे धीरे चेंजेस बढ़ते हैं, काम बढ़ता है, तो 1 साल का ये 3 साल पे जाता है। ओके, और फिर 1 साल का 2 साल पे जाता है, और फिर 1-2 साल का सपोर्ट भी होता है। तो प्रोजेक्ट कम से कम 3 से 5 साल का रहेगा, इसलिए जब आपको इंटरव्यू के कॉल भी आएंगे तो कभी कभी एचआर आपको बोलेगी ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, 5 साल का है, 3 साल का है, ऐसा आपको एचआर बोलेगी जब आपके इंटरव्यू के लिए कॉल भी आएंगे तो। क्लियर है सबको, किसी को और इसमें डाउट है, क्या होता है इसमें, ड्रॉबैक सर क्या है। डेवॉप्स भी ऐसे ही काम करता है क्या? नहीं नहीं, अभी जो ऑर्गेनाइजेशन में काम होता है ये वाटरफॉल मॉडल था, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का पहला टाइप है वाटरफॉल मॉडल। सबसे पहले जब स्टार्टिंग में आईटी आया था तो वाटरफॉल मॉडल को फॉलो किया जाता था, लेकिन इसके ड्रॉबैक के, जैसे ड्रॉबैक कौन सा बताया मैंने, कि कुछ समय के लिए कुछ इंजीनियर्स आइडियल हो रहे हैं, आइडियल हो रहे हैं मतलब क्या हो रहे हैं, उनको कुछ काम ही नहीं हो रहा है। ओके, मतलब इम्प्लीमेंटेशन फेज की बात करते हो तो 4 मंथ में ये वाले इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, लेकिन बाकी पूरा टाइम ये फ्री है। यहाँ पे भी देखोगे तो बीए वाले काम कर रहे हैं, बाकी टाइम पे वो फ्री है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रोजेक्ट में कॉस्ट बढ़ते जा रहा है और सबका इन्वॉल्वमेंट नहीं है 1 साल के लिए, कुछ कुछ स्पेसिफिक टीम ही काम करती है। और कंपनी में जाओगे तो आपको पता चलेगा
आप बड़ी बड़ी कंपनी में एक ही प्रोजेक्ट पे काम करते हो, ऐसा नहीं कि 3 महीने में आपने यहाँ पे काम किया, अभी आप दूसरे प्रोजेक्ट पे जाओगे, ऐसा नहीं होता है। और एक यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है, मेरी बात को समझो। इम्प्लीमेंटेशन फेज में 4 मंथ का टाइम है, और आपने क्या किया है, 10 इंजीनियर या 20 इंजीनियर्स अलोकेट करके रखे। ओके, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, समझो। 20 इंजीनियर्स आपने क्या किए, अलोकेट करके रखे। अभी अगर ऐसा हो गया कि 20 इंजीनियर में से यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन में काम आने वाला ही था, और उसमें से 5 इंजीनियर्स चले गए, इन्होंने रिजाइन कर दिया, ये नोटिस पीरियड पे चले गए, और जैसे काम आने वाला है ये चले जाएंगे। फिर अगर ये चले जाते हैं तो यहाँ पे जो 15 इंजीनियर बचे हैं उन पे और ज्यादा बर्डन आएगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। सबको समझ में आ रहा है? ओके, तो ये प्रोसेस में प्रॉब्लम होता था। आजाइल में क्या था, ये वाटरफॉल मॉडल में ये प्रॉब्लम था कि स्पेसिफिक टाइम के लिए इंजीनियर्स, और इसलिए क्या करते इंजीनियर्स, फिर स्विच करते थे ज्यादा कंपनीज। ओके, कंपनीज में जॉब छोड़ देते थे कि बहुत ओवरबर्डन हो गया, प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अजाइल मेथोडोलॉजी आई मार्केट में। तो अजाइल मेथोडोलॉजी में कैसे काम होता है, क्या काम होता है, वो अभी देखते हैं अपन। इसमें किसी को और कुछ डाउट है तो बोलो। सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर इसमें आपको कुछ भी चेंज चाहिए एप्लीकेशन में, तो फिर से सब कुछ पहले से स्टार्ट करना पड़ता है। और पहले से जब स्टार्ट होता है तो फिर से वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं कि इसमें क्या होगा, उसमें क्या, और टाइम बढ़ता जा रहा है। टाइम बढ़ता जाएगा तो जो आपका क्लाइंट है वो फ्रस्ट्रेट होता जाएगा। ओके, जितना टाइम बढ़ेगा वो उतना फ्रस्ट्रेट होंगे कि कितना टाइम लग रहा है, क्या प्रॉब्लम है। ओके, और टाइम का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जैसे माई बैंक अभी ये एप्लीकेशन रेडी कर रहा है, उसके कॉम्पिटिटर है, मान लो आईसीआईसीआई है, एचडीएफसी है, बहुत सारे बैंक है, तो वो भी अपना एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं। तो सबको चाहिए कि अपना एप्लीकेशन जल्दी से जल्दी मार्केट में आए। ओके, यूजर उसको यूज करे और फीडबैक दे, और उस फीडबैक पे हम बाद में फिर से काम करें और आगे आगे लेके जाए। इसकी वजह से कंपनी ने क्या किया, एक कंपनी के साथ टाइप या एग्रीमेंट नहीं किया। अभी क्या करता है, ये बैंक के, मान लो माई बैंक, वो मल्टीपल कंपनीज के साथ टाइप करता है। मतलब एक पार्ट एसेंचर को देगा, दूसरा पार्ट टीसीएस को देगा, तीसरा पार्ट कॉग्निजेंट को देगा। इस तरीके से मैनेज करता है। क्यों? अगर मान लो एसेंचर के साथ कोई प्रॉब्लम होता है, इनका एक एप्लीकेशन डिजाइन होने वाला है, 1 ईयर का है। ओके, मान लो 8वें 9वें महीने में एसेंचर को कुछ प्रॉब्लम हो गया, कुछ एम्प्लॉय छोड़ के गए, या कुछ भी हो गया, या मान लो कंपनी में बड़ी सी कोई प्रॉब्लम आ गई, तो प्रॉब्लम एसेंचर को भी तो हुआ, लेकिन माई बैंक का भी तो लॉस हुआ। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? माई बैंक का भी प्रॉब्लम हाँ हुआ सही। क्योंकि एसेंचर बीच में क्लोज हो गया, कुछ भी हो गया, एसेंचर में कोई दुर्घटना हो गई, या एसेंचर का जो ऑफिस काम कर रहा था वहां पे सर्वर का कुछ प्रॉब्लम हो गया। ओके, तो माई बैंक का भी लॉस है उसमें। इसलिए क्या किया कंपनी ने कि एक कंपनी के साथ टाइप नहीं करेंगे या एग्रीमेंट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, मल्टीपल कंपनीज के साथ करेंगे। एटलीस्ट 3 कंपनीज। माई बैंक क्या बोलेगा, इन्फोसिस के पास भी जाएगा, टीसीएस के पास भी जाएगा, और एसेंचर के पास भी जाएगा, और तीनों कंपनी को ये जो वर्क है वो पूरा डिवाइड करके देंगे। एक कंपनी को 30% दिया, दूसरी कंपनी को 40% दिया, तीसरी कंपनी को 30% दिया, ऐसे डिवाइड करके देगी। 1 मिनट, सब म्यूट पे चले जाओ। और ये वर्क डिवाइड करने में क्या होगा, ना तो एसेंचर के पास ज्यादा लोड आएगा, ना तो टीसीएस के पास, ना तो इन्फोसिस के पास। और उसमें से अगर एक कंपनी शट डाउन भी होती है, एक कंपनी का कोई प्रॉब्लम भी होता है, तो माई बैंक क्या बोलेगी एसेंचर और टीसीएस को, इन्फोसिस का प्रॉब्लम है, अभी तुम उस प्रोजेक्ट को या तुम उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेज करो, हम आपको पैसे और देंगे। बात समझ में आ रही है? और ये ऑलरेडी इसमें काम कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट में, तो इनको ऑलरेडी उसके इनसाइट्स है। इनसाइट्स मतलब क्या, प्रोजेक्ट में क्या क्या है, कैसा है, क्या प्रॉब्लम है, क्या सॉल्यूशन है, कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं हम प्रोजेक्ट में, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कौन सा क्लाउड यूज कर रहे हैं, इनको ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है। तो ये लोग क्या करेंगे, एसेंचर वाले और इंजीनियर्स को ऐड करेंगे। मान लो यहाँ पे 100 इंजीनियर्स काम कर रहे थे, एसेंचर के 100 थे, इन्फोसिस के मान लो 80 थे, टीसीएस के 200 एम्प्लॉयज काम कर रहे थे, इंजीनियर्स काम कर रहे थे। तो एसेंचर क्या करेगी, और अपने 20 80 20 30% इंजीनियर्स ऐड करेगी,
और इस काम को एक्सपीडिट करेगी, या जो इन्फोसिस का बंद हुआ था वो काम हैंड ओवर लेगी और फिर उस पर काम स्टार्ट करेगी। तो इस तरीके से कंपनीज काम करती है। डर इनको भी होता है कि क्लाइंट हैप्पी रहे, और इनको भी होता है कि वेंडर अपने शट डाउन ना हो। अगर इनका कुछ प्रॉब्लम हो गया तो मल्टीपल कंपनी के पास प्रोजेक्ट जाता है। ऐसा आजकल होता नहीं है, पहले के ज़माने में था कि बिड होती थी। प्रोजेक्ट कैसा मिलता है? माई बैंक का बिड होता है, मतलब एक प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट पहले माई बैंक एक्सप्लेन करेगी। माई बैंक की सेल्स टीम रहेगी, वो सेल्स टीम एक्सप्लेन करेगी कि किस तरीके से प्रोजेक्ट है, क्या है। फिर एसेंचर, टीसीएस, हेक्सावेयर, कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी, ये सारी कंपनी क्या करती है? बिड करती है। ओके, बिड करती है मतलब क्या करती है कि कोटेशन देती है कि हम इस ड्यूरेशन में एंड इस प्राइस पे आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देंगे। अगर इन लोगों को अच्छा लगता है कि एसेंचर साथ के साथ डील करना है, कॉग्निजेंट के साथ डील करना है, कैपजेमिनी के साथ डील करना है, तो उस हिसाब से डील किया जाता है। प्लस यहाँ पे ये भी देखा जाता है कि मान लो एसेंचर बोल रही है ये कंप्लीट करके देंगे, लेकिन एसेंचर के पास इस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए इंजीनियर अवेलेबल है क्या? बात समझ में आई? इंजीनियर अवेलेबल है क्या नहीं वो देखते। नहीं तो एसेंचर क्या बोलेगी, मेरे पास अभी इंजीनियर नहीं है, आप प्रोजेक्ट दे दो, हम इंजीनियर हायर करेंगे प्रोजेक्ट के बाद। तो ये इस कंपनी को प्रॉब्लम है। फिर अगर आप प्रोजेक्ट मिलने के बाद इंजीनियर हायर करोगे तो इंजीनियर हायरिंग के लिए 6-8 महीने लगते हैं सारे इंजीनियर्स हायर करने के लिए। इसलिए तुम कभी भी देखोगे सर्विस कंपनी में ना, बेंच नाम का एक वर्ड होता है, बेंच या पुल बोलते हैं। बेंच पे इंजीनियर से आप कभी कभी देखा होगा, आपका कोई दोस्त है जो काम कर रहा है, लेकिन उसको सैलरी मिल रही इन्फोसिस में, टीसीएस में, एसेंचर में, लेकिन वो बेंच पे है। बेंच पे मतलब क्या? वो पुल पे, उसको अभी तक प्रोजेक्ट अलोकेट नहीं हुआ है। तो ऐसे इंजीनियर का लिस्ट हर एक कंपनी के पास होता है। ये माई बैंक को बोलेंगे हमारे पास 100 इंजीनियर्स है जो बेंच पे है और वो प्रोजेक्ट के लिए रेडी है। देखा है किसी को पता है बेंच या पुल क्या होता है कंपनी में? हाँ सर। ओके, यस सर। राइट। तो ये लोग क्या होते हैं, बाकी जिनको पता नहीं इस चीज़ों को समझ लो। मैं आपको कंपनी के बारे में बहुत सारी चीज़ें बता रहा हूँ, तो ध्यान से समझो हर एक चीज़ को। बेंच पे होता है मतलब क्या होता है, उनको अभी काम नहीं है, वो प्रोजेक्ट को किसी अलोकेट नहीं है, लेकिन कंपनी फिर भी उनको सैलरी पे करती है। कंपनी क्या करती है? फिर भी उनको सैलरी पे करती है। अभी आप बोलोगे सर बेंच पे कितने ड्यूरेशन के लिए रह सकते हैं? उसमें तो बहुत अच्छा है सर, कुछ काम नहीं है, सैलरी भी आ रहा है। लेकिन हर एक कंपनी के टर्म से, जैसे आप इन्फोसिस में देखोगे तो बेंच पीरियड बहुत ज़्यादा है। कोई कोई एम्प्लॉय, इंजीनियर 1 साल के लिए भी बेंच पे रहता है। कॉग्निजेंट में देखोगे तो आपको 35 डेज का बेंच पीरियड होता है। मतलब क्या है? 35 डेज कंपनी आपको कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन 35 डेज के बाद आपको रेजिग्नेशन करना पड़ता है कंपनी से। ओके, तो ज़्यादा बेंच पीरियड होना भी अच्छा नहीं है। जल्दी से जल्दी प्रोजेक्ट लेना होता है जब भी आप कंपनी में जाओगे। ओके, जब आप एसेंचर में इंटरव्यू देते हो, ओके, तो एसेंचर की एक टीम होती है, वो आपका इंटरव्यू लेती है। प्लस एक क्लाइंट का भी इंटरव्यू होता है, मतलब जैसे माई बैंक भी आपसे इंटरव्यू लेगी, चेक करेगी एसेंचर ने जिसको हायर किया है वो ठीक ठाक है कि नहीं। बात समझ में आया सबको? कभी देखा है किसी ने प्रोजेक्ट मिलने के लिए 2 इंटरव्यू दिए होंगे? एक सर्विस बेस्ड कंपनी का भी इंटरव्यू हुआ होगा और एक क्लाइंट का भी इंटरव्यू होगा। इस तरीके से आपके इंटरव्यू होते हैं कंपनी में। बात क्लियर है सबको? हाँ सर। ओके, तो इस तरीके से आपके क्या होंगे? इंट्रो होते हैं। ओके, तो चीज़ों को समझो, कंपनी में एक्चुअल में कैसा काम होता है, क्या होता है। धीरे धीरे अपन ज़्यादा से ज़्यादा इस कोर्स में वही बात करेंगे कि कंपनी के अंदर किस तरीके से काम होता है, कौन सी टेक्नोलॉजी होती है, और एग्जैक्ट वे क्या है। आपको यूट्यूब पे क्या मिलेगा जो कंपनी में काम नहीं होता है, और कंपनी में ऐसा क्या है, ओके, जो आपको कहीं पे नहीं मिलेगा, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा बात हम यहाँ पे करेंगे। ओके, आई होप वाटरफॉल मॉडल सबको समझ में आया होगा। किसी को इसमें कुछ डाउट है, और भी किसी का कुछ क्वेश्चन है, तो फील फ्री, आस्क योर डाउट्स।
सर अभी हमने पूरा HDLC डिस्कस किया, हम्म। तो इसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पूरी एक्सप्लेन कर दिया आपने। तो ऐसे ही सिमिलरली डेवऑप्स की भी कोई साइकिल होगी, जैसे यस हम यस। क्या explain कर सकते हैं एक बार? डेवऑप्स की भी साइकिल है, लेकिन हम उसको देखेंगे अजाइल के बाद। ओके। कल ओके ओके कल ओके हम ठीक है। अजाइल मॉडल देखने वाले हैं। ये वाटरफॉल मॉडल अभी ओके कंपनी में ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। ओके। लेकिन आप राइट। बोलोगे फिर हमने सर लर्न क्यों किया? लर्न इसलिए किया कि हमें ये पता होना चाहिए कि जो अभी डेवऑप्स आया है उसके पहले दुनिया कैसी चलती थी। ओके। क्लाउड आया है उसके पहले काम कैसा चलता था। ओके। और क्लाउड, अजाइल, डेवऑप्स ने क्या क्या चेंजेस किए। तो धीरे धीरे हम उस पे शिफ्ट होंगे। पहले ओल्ड वाला पूरा समझ लेते हैं किस तरीके से क्या ओके इसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आप ठीक से देखोगे इसमें प्रॉब्लम है, वो इंजीनियर्स ओवरबर्डन हो रहे हैं। आपका यहाँ पे फीडबैक कहीं लिया नहीं गया है। देखो, मान लो आप इम्प्लीमेंटेशन टीम में हो और यहाँ पे आपकी 4 इंजीनियर्स चले गए और आप पे बहुत लोड आया है, लेकिन आपको स्ट्रिक्ट टाइमलाइन है कि 4 मंथ्स में कंप्लीट करना है। तो ये आपको एज ए एम्प्लॉय बर्डन है। इसलिए पहले आप देखोगे इंजीनियर फ्रस्ट्रेट हो जाते थे काम कर करके कि एक टाइमलाइन मिला है, दिन रात काम कर रहे हैं, 12 12 घंटे, 16 16 घंटे इंजीनियर्स काम करते थे। और आपको भी पता है अगर आप ज़्यादा आवर्स के लिए काम करोगे तो उसमें गलती होनी पक्का है। ओके। आप अगर 8 घंटे काम करते हो तो आप अच्छे से काम कर पाओगे। ओके। जैसे मैं सुबह मॉर्निंग में 2 लेक्चर्स लेता हूँ तो अच्छे से दे पाता हूँ। अगर मुझे प्रेशराइज किया गया, मुझे बोला नहीं आपको 6 लेक्चर्स लेना है, तो चांसेस है कि मैं थक जाऊंगा, दिमाग काम करना बंद करेगा और मैं ऐसा परफॉर्म नहीं करूंगा जैसे मैं 2 लेक्चर में करता हूँ। ये सिंपल बात है। आपका भी ऐसे होगा। जैसे आप 8 घंटे काम करते हो कंपनी तो आप आराम से कर पाओगे। उसी जगह पे आपको डेली 12 घंटा 16 घंटा काम करने के लिए लगा दिया तो आपसे गलती होगी। ओके। और गलती होने के बाद वो गलती निकलेगी अप्राइजल के टाइम पे। इसलिए ये मॉडल को यूज नहीं किया गया बाद में, इसको चेंज किया गया और अजाइल मॉडल आया। तो अजाइल मॉडल क्यों अच्छा है, क्या है? उसमें इंजीनियर का फीडबैक लिया जाता है, तुम्हारा काम कैसा है, क्या चल रहा है, तुम ओवरबर्डन तो नहीं हो रहे, या कोई टेक्निकल इशू तो नहीं आ रहा है। ओके। राइट। तो इस तरीके से आप बोलोगे सर, आप बोल रहे थे अभी कि 5 इंजीनियर्स जाएंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, 5 इंजीनियर्स हायर करेंगे तुरंत। आपको पता है जब भी किसी इंजीनियर को हायर करते तो 2 महीने तो उसको कोई काम नहीं देते। पहला 1 महीना उसका एक्सेस आता है, दूसरा 1 महीना उसको केटी नॉलेज ट्रांसफर करना पड़ता है ऑलरेडी प्रोजेक्ट में क्या चल रहा है क्या नहीं। और फिर वो धीरे धीरे काम करता है। ऐसा नहीं है कि इस प्रोजेक्ट में 2 साल वाला काम जैसे करेगा वैसा न्यूली ज्वाइन करेगा। न्यूली जो ज्वाइन है उसको टाइम लगेगा। ओके। समझना पड़ेगा, ऐसे ही कुछ भी काम नहीं होगा कंपनी में। तो ये मॉडल में वो प्रॉब्लम थे। ओके। इंजीनियर्स ओवरबर्डन होना, टाइमलाइन, क्लाइंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ओके। क्लाइंट यहाँ पे एक ही स्टेज में इन्वॉल्व है, बाद बाद में क्लाइंट इन्वॉल्व नहीं है। क्लाइंट को सरप्राइजेस मिल रहे हैं एट द एंड। ओके। और ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम एसेंचर को भी हो रहा है, माई बैंक को भी हो रहा है। इनका टाइमलाइन बढ़ता जा रहा है, कॉस्ट बढ़ता जा रहा है, इनको फीडबैक नहीं मिल रहा है। प्लस अभी क्या होता है पता है क्या? अजाइल मेथोडोलॉजी में माई बैंक, एसेंचर्स दोनों साथ में काम करता है। तो इनको पता चलता है माई बैंक के इंजीनियर्स को या माई बैंक के मैनेजर को कि यहाँ पे कौन सा इंजीनियर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और जो इंजीनियर अच्छा परफॉर्म कर रहा है माई बैंक क्या करता है, उनको एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करता है मतलब क्या करता है कि उनको हायर कर लेता है। मान लो यहाँ पे डेवऑप्स इंजीनियर है, उसका सैलरी 20 लाख से, तो माई बैंक क्या बोलेगा, हम आपको 30 40% और सैलरी देंगे, आप हमारे साथ जुड़ जाओ। तो ये यहाँ पे जो क्लाउड इंजीनियर काम कर रहा था बेचारा ईमानदारी से काम कर रहा था, तो उसको क्या हुआ, 30 40% सैलरी मिल गया। 20 लाख का पैकेज था, 30 लाख उसने माई बैंक ज्वाइन किया। तो ये उनका एडवांटेज होता था। 30 लाख मिला, 25 लाख मिला। ओके। और विजिबिलिटी होता है ना, माई बैंक को पता चलता है कौन से इंजीनियर्स काम कर रहे हैं। ओके। तो ऐसे क्या किया माई बैंक ने, एसेंचर से कुछ इंजीनियर्स हायर किए, टीसीएस से हायर किए, इन्फोसिस से हायर किए और उनको पैसा दिया। तो ये भी होता होता है आजकल। ऐसा भी होता है। मेरे 3 स्टूडेंट थे एक कंपनी में, तीनों को क्लाइंट ने एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब किया मतलब सबको 30 30% की हाइक दी और हायर किया अपने लिए। तो ये एडवांटेज मिल जाता है। ओके। क्लाइंट आपके साथ इन्वॉल्व है अजाइल में तो वो अच्छा होता है। यहाँ पे क्लाइंट एक ही स्टेज में इन्वॉल्व है तो यहाँ पे प्रॉब्लम होता था। चलेगा? और किसी को डाउट है?
नहीं तो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ। और ये लेक्चर थोड़ा आज स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हुआ, मेरा लैपटॉप